नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो ज़रूर कमेंट में बताना। और आज का जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है, वो एक बैंकिंग स्टॉक के ऊपर है। तो बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जब भी मैं कोई वीडियोज़ बनाता हूँ, तो मुझे खुद अच्छा लगता है क्योंकि कुछ पैरामीटर्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो बाकी कंपनीज़ के ऊपर उतना डेटा आपको में मतलब उतना डेटा नहीं रहता है। हाँ, डेटा तो हमेशा हब हर किसी कंपनीज़ के ऊपर है। अगर हर डेटा मैं आपको दिखाता रहूँ, तो एक वीडियो 1 घंटे से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं आपको छोटा करके वीडियोज़ हर कोई वीडियो दिखाता हूँ, तो एक नया पॉइंट्स आपके साथ शेयर करता हूँ। एक नया टॉपिक आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मैं आज बात करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो एक प्राइवेट बैंक है, जो एक प्राइवेट बैंक इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं। मगर इस बैंक का एक खासियत है। इस बैंक का खासियत क्या है? चलो मैं उसी आपके साथ शेयर तो ज़रूर करूँगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अभी तक अपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आप डेली बेसिस अर्निंग करना चाहते हैं, डेली बेसिस इंट्राडे में पैसा कमाना चाहते हैं, तो टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपका लिंक दिया गया है। कोई भी बाई प्रेशराइज नहीं है। आपको अच्छा लगे तो रहिए, अगर अच्छा नहीं लगता है तो अभी एग्जिट हो जाना। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले कंपनीज का रेशियोज आप दिखा दिखा दूं, क्योंकि मैं डायरेक्ट रेशियोज के ऊपर आ चुका हूँ। क्योंकि इस रेशियोज से कंपनीज का एक अंदाजा आपको लग जाएगा कि कंपनी कौन सा दिशा में जा रहा है। उसके बाद कंपनीज का इस बार का जो परफॉर्मेंस हुआ, इस क्वार्टर्स में जो परफॉर्मेंस किया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटीज। तो रिटर्न ऑफ इक्विटीज मतलब कितना रिटर्न कमा रहा है पर इक्विटीज में। तो वहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी रिटर्न ऑफ इक्विटीज पहले बहुत शानदार था, करीबन 19 परसेंट का 22% तक, मतलब 22.90% तक गया था। आज वो हालत बहुत खराब हो चुके हैं, क्योंकि आज का जो कंपनी का जो रिटर्न ऑफ इक्विटीज है, वो परसेंटेज बहुत गिर चुके हैं। अभी रिटर्न ऑफ एसेट, तो रिटर्न ऑफ एसेट तो कंपनी कितना एसेट कमा रहा है रिटर्न के हिसाब से, तो पर एसेट में कितना रिटर्न कमा रहा है वो भी देख लीजिए। कंपनी का परसेंटेज ज़्यादा था, आज वो ना के बराबर है। तो यहाँ पे भी एक वीकनेस देखने को मिला। तो 2 पॉइंट्स यहाँ पे सबसे पहले वीकनेस है। थर्ड पॉइंट जो कंपनी का जो वीकनेस है, वो है एनपीए। तो एनपीए दिखाने से पहले मैं एनआईएम दिखा देता हूँ। एनआईएम भी लगातार गिरते जा रहा है, मतलब डाउन होता जा रहा है। तो कंपनी का जो एनपीए है, एनपीए मतलब क्या है? आप सभी जानते हैं एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट किस तरीके से परफॉर्मेंस किया? तो कंपनी का नॉन परफॉर्मिंग एसेट कंपनी का कम होना चाहिए था। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है, मैं अभी आपको डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, मान के चलिए बैंक एक बैंक है, उसके पास जितने सारे लोग सेविंग अकाउंट्स में, करंट अकाउंट्स में, एफडी में पैसा जमा करते हैं, वो बैंक के लिए एक लायबिलिटीज होते हैं। क्यों लायबिलिटीज है? क्योंकि बैंक जितना सारे लोगों के पास से पैसा लिया, उसको इंटरेस्ट के साथ उसको मतलब वापस करना पड़ेगा, इसीलिए बैंक के लिए वो लायबिलिटीज है। अगर वो ही पैसा बैंक ने क्या किया, ये जो पैसा बैंक के पास आया, वो पैसा बैंक ने क्या किया, लोन के हिसाब से दूसरों को बांटा। और लोन का जो इंटरेस्ट है, वो बैंक ने पैसा कमाया, वो कंपनीज के लिए क्या है, लाइबिलिटीज है। तो जो एसेट उन्होंने, सॉरी वो एसेट है, तो जो एसेट उन्होंने मार्केट में बांटे हैं, जो लोन उन्होंने बांटे हैं, उस लोन का जो परसेंटेज है, जो अमाउंट्स है, वो कितना परसेंटेज उसको वापस नहीं मिलने वाले, मतलब वो पैसा वो डिफॉल्ट हो गया, उसको बैड डेट करना पड़ेगा। यहाँ पे बैड डेट जो मतलब जो आपको मैं बता रहा हूँ, वो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। मैं एक बार बता दूं, अकाउंटिंग के हिसाब से बैड डेट उस वही चीज को बोला जाता है कि बैड डेट वही चीज होते हैं। मान के चलिए आपने एक बिजनेस किया, और उस बिजनेस में आपने बहुत सारे लोगों को उधारी दे दिया। तो एक नंबर वन, नंबर टू, मान के चलिए 3 लोगों को उधारी दिया। इन्होंने पैसा कंप्लीट कर दिया, आपको पैसा मिटा दिया 1 साल के अंदर अंदर कि 1 मंथ के अंदर अंदर, ये भी मिटा दिया। और ये बता रहा है कि मैं आपको पैसा नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास कुछ पैसा ही नहीं है, और मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको दूसरे साल में दूंगा। तो दूसरे साल, तीसरा साल, ऐसे करते करते वो पैसा आपको नहीं दिया। तो मान के चलिए उन आप मतलब इन इसका जो पैसा आपको नहीं मिला, उसी को बोलता है बैड डेट। मतलब उसी को बोलता नहीं है बैड डेट, मतलब उसको बोलता है एनपीए। तो वही चीज आपने क्या किया, आपके जो खाते हैं, आपका जो अकाउंट्स का जो बुक है,
वो आपने क्या कर दिया, बैड डेट बना दिया। इसका मतलब वो पैसा आपको कभी नहीं मिलेगा। इस तरीके से कुछ मतलब एंटी सबने कर लिया, तो उसको बोला जाता है बैड डेट। तो इसी चीज को एनपीए कहा जाता है कि जो पैसा उसको वापस नहीं मिलेगा वो उसको एनपीए के हिसाब से देखना चाहिए। तो उसका परसेंटेज जितना कम रहेगा उतना ही खास है। तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज एक अच्छा लेवल में था, 0.58% का लेवल था। आज वो 1.66% बन चुके हैं। तो ये मुझे बहुत वीकनेस लगा। तो चारों पॉइंट 1 2 3 4 चारों पॉइंट यहाँ पे वीकनेस है। पांच नंबर जो पॉइंट है जो पॉजिटिव है वो है CAR परसेंटेज, मतलब कैपिटल एडुकेसी रेशियो। तो आप कहेंगे सर कैपिटल एडुकेसी रेशियोज क्या होते हैं? तो कैपिटल एडुकेसी रेशियोज मतलब, तो मान के चलिए बैंकिंग के पास पैसा है, तो वो पैसे को पूरा का पूरा वो बांट सकते हैं लोन के हिसाब से, मगर वो पूरा का पूरा पैसा बांट नहीं सकता, क्योंकि बैंक के पास जितने सारे लोग ने पैसा जमा किया उसको कभी ना कभी पैसे का जरूरत होगा, उसको पैसा देना पड़ेगा। तो इसीलिए बैंक के हाथ में कुछ परसेंटेज पैसा होना चाहिए। तो ओवरऑल जितने पैसा बैंक के पास आया उनमें से 20% पैसा वो बैंक के हाथ में ही रखे हुए है। किसी को पैसे का जरूरत है तो वो पैसा वो क्या कर पाएंगे, ऑब्वियसली ट्रांसफर कर पाएंगे। तो इसीलिए आरबीआई ने एक रूल्स यहाँ पे सामने लेके आया। आरबीआई के रूल्स के हिसाब से जो परसेंटेज है, जो परसेंटेज है वो 9% के ऊपर होना चाहिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 20% के ऊपर है तो ठीक ठाक है। कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज यहाँ पे भी थोड़ा सा ज़्यादा लगा, मतलब कितने पैसे उसको देना पड़ेगा, जितने सारे लोगों के पास से सेविंग अकाउंट से करंट अकाउंट से पैसा लिया हुआ है उसके परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे 4.44% उसको देना पड़ेगा। तो ये कुछ पैरामीटर्स आपको इसीलिए दिखा चुका हूँ क्योंकि कंपनीज का भी आपको रिजल्ट के साथ डिस्कस करूंगा, तभी आपको और भी क्लियरिटी हो जाएगा और भी डाटा आपको मिल जाएगा। तो जो रिजल्ट है वो लाखों में है, तो लाखों में हो करोड़ों में हो, आप सिर्फ फिगर देख लेना तभी आपको पता चलेगा कंपनी कौन सा हालत कौन सा दिशा में जा रहा है। तो टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो टोटल इनकम 4,25,000 करोड़ का पिछले बार था। 4 लाख करीबन 4,38,000 करोड़ का पिछले सालों में था। 3,70,000 करोड़ का। इसका मतलब पिछले सालों में इनकम ज़्यादा हुआ था। तो चलो कोई बात नहीं। अभी एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करूँ तो 2,69,000 पिछले बार था। 2,56,000 पिछले सालों में था। 2,12,000। तो कंपनी पिछले बार क्या किया, इनकम भी ज़्यादा किया, एक्सपेंस को भी कम किया। तो पिछले सालों में कंपनी का जो Q2 का जो रिजल्ट था वो बहुत खास परफॉर्मेंस हुआ था। तो इस बार हालत क्या हुआ, चलो मैं वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे ही कंपनी का मतलब पासा पूरा का पूरा पलट गया। क्यों पासा पलट गया, ध्यान से समझ लेना। पिछले सालों में इनकम तो अच्छा किया था, एक्सपेंस भी कम किया था, फिर भी कंपनी लॉसेस में चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि कंपनी का जो प्रोविजन है वो कंपनी ने बहुत ज्यादा किया था। इसका मतलब प्रोविजन क्या होते हैं, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। जो एनपीए आपको देखना पड़ता है ना वही प्रोविजन का टाइप है। मान के चलिए बैंक ने जो लोन दिया, जो लोन बांटा, वो कितना लोन उठा पाए, मतलब कितना लोन का पैसा वो उठा पाए, उसको बोला जाता है प्रोविजन। तो टैक्सेस पे करने के बाद देखिए, अदर देन टैक्सेस तो कंपनी ने प्रोविजन पिछले बार 5,60,000 प्रोविजन उठा नहीं पाए। पिछले क्वार्टर में तो बहुत कम था, 64,000। इस बार भी कंपनी 1,27,000 का प्रोविजन उठा नहीं पाए। तो जितना परसेंटेज कम होगा उतने खास होगा। पिछले सालों में इनकम होने के बाद भी प्रोविजन इतना ज़्यादा था, तो इसलिए कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है टैक्सेस पे करने के बाद, तो नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में चला गया। तो अब देखेंगे तो कंपनी ने पिछले बार कितना करीबन करीबन लॉसेस किया था, और वो भी लॉसेस कितना ज़्यादा था आप देख सकते हैं, 3 लाख का लॉसेस। इस बार कंपनी ने प्रॉफिट कितना किया, 20,000। पिछले बार कितना, 88,000। तो ओवरऑल में करोड़ में आपको कन्वर्ट कर दूं तो इस बार कंपनी का प्रॉफिट हुआ 209 करोड़ का। पिछले बार था 886 करोड़ का, और पिछले सालों में था करीबन करीबन 3,000 करोड़ का लॉसेस। तो 3,000 करोड़ का लॉसेस किया था। तो जो पैरामीटर सामने आया, तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी का जो फास्ट पॉइंट आपने देखा है, तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, कोई भी कंपनी का इनकम ज़्यादा हो रहा है, एक्सपेंस कम हो रहा है, तो इसको देखकर खुश मत हो जाना। और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो इसको आपको डिटेल्स में देखना चाहिए। तो मैं आपको इसीलिए डेटा हमेशा डिटेल्स में दिखाता हूँ, क्योंकि देखिए डेटा दिखाना मेरा काम है। कोई भी स्टॉक का रिकमेंडेशन करना मेरा काम नहीं है, क्योंकि मैं स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं कर पाता।
कर पाऊँगा क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। तो मैं आपको हमेशा एक एजुकेशन पर्पस में आपको कोई कंपनीज़ के बारे में डेटा आपको सामने दिखाता रहूँगा। तो मेरे इस डेटा के हिसाब से, इस एनालिसिस के हिसाब से आपको मेरे वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना और कुछ क्वेश्चन है, कुछ कमेंट है, वो भी मुझे ज़रूर करिएगा। आपका हर कमेंट मैं लेने के लिए तैयार हूँ। वो कुछ खराब भी कमेंट हो, कुछ अच्छा ही भी हो। आपको अगर कुछ डिसीज़न लेना है, तो वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये था कंपनी का डिटेल्स। तो अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना है, नहीं करना है, वो आपके हाथ में होगा। क्योंकि कंपनी का जो ट्रेंड है, अभी डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि कंपनी लगातार लोअर हाई सॉरी लोअर लो बनाते चला जा रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर मैं ज़रूर कहूँगा, इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखिए और इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए। उसके बाद आपको लगे इस कंपनी ठीक-ठाक है, तो आप कंटिन्यू ज़रूर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।